आप 2-3 स्किल्स आप पक्के रखें अपने। सीक्वल, मेरे पास रिक्वायरमेंट थी सीक्वल की, टैबलू की, एक्सेल की, सुपर इंपॉर्टेंट। लर्निंग के लिए तो कभी पीछे नहीं हटना है। सेल्स, ऑपरेशंस, प्लानिंग, एनालिस्ट। अब इसमें एनालिस्ट का काम ये है कि सबसे पहले अगर आपको सेल्स करनी है, अगर आपको गाड़ियाँ मंगवानी है, अगर आपको इन्वेंट्री चेक करनी है, तो आपको पहले एनालिसिस करना होता है कि आपकी इन्वेंट्री क्या है। मुझे डेली ईमेल्स आते हैं, मैंने अलर्ट लगाई हुई है, तो मुझे डेली एटलीस्ट 100 और 50 जॉब्स की, मुझे न्यू जॉब्स की ईमेल आती है। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली सीनियर डाटा एनालिस्ट के ऊपर है कि वो किस तरह से वर्किंग करते हैं यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। अपार्ट फ्रॉम डैट एआई में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अमानुल्लाह भाई का, जिसमें हम सारी डिस्कशन करेंगे फर्दर। अपार्ट फ्रॉम डैट ये है कि डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज़ किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी कंपनीज़ में यहाँ पे काम किया है और यहाँ आप बोर्न हुए हैं सऊदी अरेबिया में, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गो हैड मानुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? तभी से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बता दें आप कहाँ से हैं, स्टडी कहाँ से की है जी। और कैसे करियर स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा करेक्शन कि मैं यहाँ पर बॉन्ड नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत काफ़ी छोटी उम्र में आ गया था। 1993 में हमारे वालिद साहब ने हमें इंडिया से यहाँ बुलाया था फैमिली वीज़ा पर। उस ज़माने में इतना कुछ लोग आते नहीं थे और इतने लोग होते नहीं थे, तो यहाँ आने के बाद हमारे वालिद साहब की पोस्टिंग हुई थी अल्जोफ में। अल्जोफ नॉर्दर्न बॉर्डर्स होता है सऊदी का, तो वहाँ पर वालिद साहब की जब पोस्टिंग हुई तो मेरी स्कूलिंग वहीं पर ही हुई। पहले शुरू के 6 साल वहीं पे स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं 5th में वहाँ से निकल गया और 6 से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई है रियाद में। फिर हम लोग रियाद इधर शिफ्ट हो गए थे। वालिद साहब की जॉब इधर रियाद में लग गई थी, तो 6 से लेकर 12th तक हम लोग के पास 12th होता है। पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान में भी सेम 12th है, FCC FCP कुछ होता है ना वो आपका। हाँ, FSC जी। तो 12th तक यहाँ पर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इंजीनियरिंग के इतने ऑप्शंस थे नहीं और मुझे करनी थी इंजीनियरिंग, मैंने 11th और 12th में MPC ली थी। तो इंजीनियरिंग के लिए मैं एज़ यूजुअल जैसा सब लोग जाते हैं, बिल्कुल, मैं वापस इंडिया चला गया और हैदराबाद में मेरी लॉर्ड्स कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर ये था कि कहीं ना कहीं जाया जाए, क्योंकि वालिद साहब ने वीज़ा बाकी रखा हुआ था इधर का इकामा। उन्होंने कहा तुम इधर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप स्टार्ट कर लेंगे तो फिर इजी भी होता है, फिर आगे जाकर भी कहीं पे आपको यहाँ से निकलना भी हो, अगर आप यहाँ से कुछ और प्लान बना रहे हैं तो इट शुड बी ईजियर फॉर यू इंडिया से बनिस्बत। तो यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर मैंने जॉब सर्चिंग की, वहाँ से मेरी यहाँ की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप किस साल में आए थे तकरीबन? मैं काम के ताल्लुक से या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पे आप किस 2011 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई। 2011 के एंड में मैं यहाँ आ गया था। 2012 में मुझे नौकरी लगी और फिर 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये डाटा एनालिस्ट आप कैसे बन गए? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जी। यहाँ पे आके जो पहली कंपनी में आपने काम स्टार्ट किया वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर था? उसमें मेरी पहली कंपनी में BMS में था वो। ठीक है, BMS इंजीनियर। तो एक्चुअली उससे पहले भी एक छोटा सा बहुत ब्रीफ पीरियड था, लेकिन इट्स नॉट वर्थ डिस्कसिंग क्योंकि बिल्कुल ही 2-3 महीने का था। तो उसके बाद मैंने जो एक्चुअल स्टार्ट किया था वो BMS इंजीनियर के तौर पे किया था। यहाँ पर प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी है, उसके पास कैप्सार्क नाम का एक किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बन रहा था। तो उसके 2 पार्ट्स थे, एक तो रिसर्च सेंटर था, सेकेंड पार्ट उसका हाउसिंग था, रिसर्च सेंटर वालों की हाउसिंग। तो उस हाउसिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर था SKENC नाम की एक कंपनी, एक कोरियन कंपनी थी। तो वहाँ पर हायरिंग चल रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि हायरिंग चल रही है, एक बार आ जाओ, इंटरव्यू कर लो, क्या पता तुम्हें लग जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इंटरव्यू किया और मैं सेलेक्ट हो गया। हालांकि मैं फ्रेशर था उस वक्त, इसके बावजूद भी वो लोग ने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने तकरीबन वहाँ पे अच्छा खासा काम किया 1 साल तक। फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म पर था, तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई हमारी कंपनी में ओपनिंग से एक बार ट्राई करो, क्या पता लग जाए। और फिर ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड होगी और बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, एलिवेटर्स वाली। तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह। फिर वहाँ पर मैंने अप्लाई किया और उनके पास सिटी में जॉब्स नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी जो सिटी की टीम है वो ऑलरेडी फुल है, मतलब रियाद की फुल है, जिद्दा की फुल है, दम्माम की फुल है।
एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स वाला सेक्टर है जहाँ पे वैकेंसी है। Okay. तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था, जवान था, और मुझे था कि वाई नॉट एक्सप्लोर। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपको हम जो भी प्रोजेक्ट्स में डालेंगे स्पेशल प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, और स्पेशल प्रोजेक्ट्स का आपको इंस्टॉलेशन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा, बनना होगा। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पेशल प्रोजेक्ट्स की। स्पेशल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि एलिवेटर्स की लाइन में, कि जब आपके पास एलिवेटर्स होते हैं तो कंपनी उसका एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाकर आपको भेजती है। फ़र्ज़ करें आपको ये बिल्डिंग में एलिवेटर लगानी है, आप कंपनी एलिवेटर वाली कंपनी पे जाएंगे, उनके पास स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं शाफ्ट के, वो स्टैंडर्ड साइजेस की बुनियाद पर वो लोग आपको एलिवेटर सेल करते हैं। जब आप एक फैक्ट्री के लिए एलिवेटर मांगते हैं, इट वोंट बी एन एलिवेटर फॉर द बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग वाला एलिवेटर नहीं होगा, वो उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। जैसा कि यासरफ में जब हमने एलिवेटर इंस्टॉल किया था तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ एलिवेटर था। तो उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई थे, तो उनको अरामको में एक्सप्लोजन प्रूफ वाला एलिवेटर चाहिए था। तो उस तरह से सीमेंट फैक्ट्रीज़ के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में आप साइलो के पास होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं 3-4 जगहों पर होते हैं। एक तो साइलो होता है जहाँ पर बहुत बहुत गर्द गुबार होती है, एक्सट्रीम। फिर साइलो के साथ साथ 3 अलग जगह होती है, मेरा जहन से निकल रहा है उनका नाम। और फिर एक एडमिन बिल्डिंग में होती है। तो एडमिन बिल्डिंग में पूरा ऑफिस होता है जहाँ से सब कंट्रोल होता है, और उसके अलावा जो दूसरे जगहें होती हैं वहाँ पर आपको बहुत हाइट पर होती हूँ, तकरीबन 50 मीटर 60 मीटर, तो उनके इंस्टॉलेशन करना होता था एलिवेटर्स का। तो मैं तो बिल्कुल न्यू था, 6 महीने में मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पर, और फिर मैं मुझे उन लोग ने ऑन साइट एक्चुअली भेज दिया कि अब स्टार्ट कर लो तुम। तो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो लोग ने मुझे सबसे पहले भेजा हायल सीमेंट कंपनी पर। वहाँ पर एलिवेटर लग रहा था, तो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करना था, तो शाफ्ट के डायमेंशंस वगैरह चेक करना था। उसके बाद फिर वो हमें फैक्ट्री को रिपोर्ट करना होता था कि इतने डायमेंशंस है, और फिर आप अपना एलिवेटर उस तरह से, वो लोग फैक्ट्री से डिज़ाइन बनाकर वो इस तरफ देते थे। तो ये तो यानी कि जो स्टडी आपने किया था उसी से रिलेटेड आप जॉब में काम कर रहे हैं? समवॉट, क्योंकि ये पार्ट मैकेनिकल होता है। असल जो स्टडी थी मेरी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट आता है वो आता है इंस्टॉलेशन के बाद। तो मुझे ये था कि मुझे 2 फील्ड्स का मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, एक तो मैकेनिकल और एक तो इलेक्ट्रिकल। और मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट, लर्निंग के लिए तो कभी पीछे नहीं हटना है। तो मैंने क्या किया, ये जो इंस्टॉलेशन पार्ट होता था इसमें आपको पूरा मैकेनिकल होता था काम, टोटली मैकेनिकल। आपको क्या कहते हैं, शाफ्ट के डायमेंशंस चेक करना है, आपको रेल्स उस तरह से बिछानी है, फिर टेम्पलेट लगाकर उसकी मेजरमेंट करनी है, ये सब चीज़ें होती हैं। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होता था, ये पूरी इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद जब एक्चुअल मशीन को स्टार्टअप करते हैं हम, तो पहले हम उनसे इंस्पेक्शन मोड पे स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि अब आप लिफ्ट के अंदर जा सकते हैं और लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे इतनी वायरिंग कनेक्ट करनी होती है जितनी कि लिफ्ट को चालू कर सकते हैं आप। उसके बाद बाकी ये सब सेंसर्स को 1 बाय 1 सबको कनेक्ट करना होता है। तो जो इनिशियल वायरिंग होती है वो कंप्लीट करने के बाद इंस्पेक्शन मोड में इलेक्ट्रिकल पार्ट आता है, वहाँ पर मेरा एक्सपोजर हुआ वो इलेक्ट्रिकल जो पढ़ाई की थी मैंने, तो उसकी पढ़ाई का एक्सपोजर मुझे इस जगह पर हुआ। सही, बेहतरीन। इस कंपनी में आपने कितनी देर काम किया? ये सब बिग कंपनी है। हाँ, ओटिस एलिवेटर्स काफ़ी बड़ी कंपनी है, और ओटिस एलिवेटर्स में मैंने काम किया है 6.5 साल, 6 या 6.5 साल तकरीबन। ठीक है। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है यहाँ सऊदी अरेबिया में इस फील्ड के अंदर? अच्छा, इस फील्ड के अंदर ये लोग मेनली चाहते हैं वो लोग को लेना जो ऑलरेडी एलिवेटर्स की फील्ड से हैं। तो आपको इसमें कहीं दूसरी फील्ड के लोग आते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी इसमें काम करना होता है पहले से ही। मैं एक तरह से लकी था कि उन्होंने मुझे, उनके पास वैकेंसी थी और उन्होंने मुझे एक तरह से ले लिया। वरना तो वो लोग, या तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो, या तो फ़िलहाल के माहौल में, वो तो 2012 की कर रहा हूँ मैं, 2012 में देयर वर चांसेस। फॉर नाउ दे लुक फॉर पीपल हु आर एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स, 3 साल का भी होता है तो ले लेते हैं। दे लुक फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द एलिवेटर फील्ड, चाहे वो कोनी हो, शिंडलर हो, मित्सुबिशी हो। तो इस तरह की कंपनी से वो लोग चेक करते हैं और इनके लोगों को ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, नॉट समवन फ्रॉम द आउटसाइड, बिकॉज़ इट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट है उनको एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए इंडिया से, देन मूव करना चाहिए। बेटर, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अच्छा खासा मुश्किल है। अगर आपके कनेक्शंस हो तो फिर तो बात अलग है, लेकिन वरना तो थोड़ा मुश्किल ही है मिलना। जी। सो आप इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वाली फील्ड से ये डाटा एनालिस्ट वाली फील्ड में गए? अच्छा, इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। हुआ ये कि जब मैं ओटिस से निकला और मैं दूसरी कंपनी में गया, मित्सुबिशी में,
तो वहाँ पर ये था कि मुझे उन लोग ने हायर किया फील्ड के लिए एज़ यूजुअल। जैसे मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी ये फील्ड में काम करना होता है, तब आपको हायर करते हैं। तो मैंने ओटिस में इलेक्ट्रिकल में इंस्टॉलेशन में भी काम किया था, मेंटेनेंस में भी काम किया था, प्लस क्वालिटी में भी काम किया था। तो जिद्दा में जब मैं ये ओटिस में राबिग में था तो मैंने इंस्टॉलेशन का काम किया। उसके बाद जब जिद्दा में मैं शिफ्ट हुआ तो उसमें वो लोग ने मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डाला था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। वहाँ पे होता ये है कि आपकी ऑलरेडी बनी बनाई लिफ्ट होती है। अब वो बनी बनाई लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए इलेक्ट्रिकली, आपको पहले तो उसे डायग्नोस करना होता है प्रॉब्लम क्या है, और फिर डायग्नोस करने के बाद उसे ट्रबल शूट करना होता है। ट्रबल शूट करने के बाद फिर आपको एक स्पेयर पार्ट रिकमेंड करना होता है, एंड दैट्स अ बिग जॉब। क्यों? अगर आपकी इसमें थोड़ी भी एक्सपर्टीज़ ना हो तो इट्स रियली डिफिकल्ट। आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स रीड करनी आनी होती है, फिर आपको एक एक पॉइंट पर अपना मीटर लगाकर चेक करना होता है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ एक्चुअली फॉल्ट है, किस इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। तो आपको पता का बहुत औकात ये हो जाता है कि कोई गलत पॉइंट आउट कर दे, तो इससे ये हो जाता है कि एक पार्ट, एक 2000 रियाल का पार्ट जो 200 रियाल में काम हो सकता था, आपको कस्टमर को आपने 2000 रियाल का पार्ट दे दिया, उसकी जिसके लगाने के बाद भी काम नहीं बना। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मैंने क्योंकि काम किया था, मुझे ये दूसरी कंपनी में वो लोग ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ले लिया। स्टार्टिंग में मैं फील्ड पर ही था, फिर अचानक से फिर मैनेजमेंट को कुछ लगा, मुझ में कुछ नज़र आया, अल्लाह आलम। उन्होंने कहा एक काम करो, आप फील्ड पर छोड़ो, अभी थोड़ा सा ऑफिस वाला मामला है, इसे ज़रा ठीक करो। एंड इट वॉज अ न्यू चैलेंज फॉर मी। मैं समझा तो ऑफिस का काम है, छोटा मोटा काम होगा, लगा दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैटर क्लोज। तो जब मैं अंदर आया तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा डेटा डिस्टॉर्टेड है। अब उस वक्त मुझे डेटा एनालिसिस की कोई कुछ अता पता नहीं था मुझे इसका। तो मैंने कहा इसे पहले तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसको जगह पर लाते हैं, ठीक है, फिर चीज़ें रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग करते थे फाइनेंस वाले। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास अपना कुछ खुद का रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि दे सोली रिलाइड ऑन people from the finance, and that created some sort of a rift between both the department. होता ये था कि यहाँ पर लोग समझ के जाते थे कि हमारी इतनी स्पेयर पार्ट्स की क्लोजिंग हो गई है महीने की, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब फाइनेंस तक जाती थी बात, तो ये पता चलता था कि ये पार्ट्स अभी क्लोज हो नहीं सकते, मतलब इनकी क्लोजिंग हो नहीं सकती मंथली, क्योंकि इसके अंदर फला प्रॉब्लम्स है। तो ये सब चीज़ों को फिर मैंने देखा कि इनको पहले सबको ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तो मैंने चीज़ों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज़ करना, उनको अच्छे से एक फ़ाइल में ऐड करना स्टार्ट किया, फिर ईमेल्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट की। तो शुरू के 6 महीने मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा वक्त निकल गया। फिर मुझे ये पता चला कि देयर इज़ अ फुल साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। ये सिर्फ छोटी मोटी एक्सेल शीट पर आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। जब मुझे पता चला कि देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड डेटा साइंस, मैंने कहा वाई नॉट, जैसा कि मैंने हमेशा से चैलेंजेस लिए थे, तो मैंने कहा कि वाई नॉट इसमें क्यों ना फुल ऑन जाया जाए। जब मैं फील्ड पर मिनिमम काम कर रहा हूँ और मैं ये काम में ज़्यादा अपना टाइम सर्व कर रहा हूँ, तो इट विल बी बेटर फॉर मी एज वेल एज द कंपनी, कि मैं कंपनी को अपनी तरफ से और अच्छा करके दे सकूँगा। तो उस वक्त मुझे पता चला कि कुछ टूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेटा, डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल। सेकेंड होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह सबको सॉर्ट आउट करना, और मिसिंग वैल्यूज़ को निकालना, हटाना, सब जगह पर करना। उसके बाद ये होता है कि फिर वो डेटा को अगर आपके पास ETL सॉफ्टवेयर है, ETL वगैरह करना है, तो आपके पास वो ETL करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। उसके बाद ये होता है कि आप उसे डेटा को एक जगह स्टोर करेंगे, फिर उसे विजुअलाइज करके मैनेजमेंट के सामने रखेंगे विथ इंफॉर्मेशन दैट्स यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट। जो फिजूल की चीज़ें उनको हटाएंगे, आप उसके सामने वही रखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप ये सब चीज़ों की काबिलियत, इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, तो आप एक तरह से आपने एक प्रॉपर लूप बना दिया, जहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक आप, मतलब आपके पास डेटा आ रहा है, यू सॉर्ट इट, ऑर्गेनाइज इट, और फिर आप उसे विजुअलाइज भी कर रहे हैं। तो जब मैंने इस चीज़ में इन डेप्थ जाकर मालूम करने की कोशिश की, तो पता चला कि इसका गूगल को भी इस बात की पता चली थी कि ये चीज़ की शॉर्टेज चल रही है, और उन्होंने गूगल का कोर्स लॉन्च किया था। हाल ही में उन लोगों ने लॉन्च किया था। उस वक्त 2 कोर्सेज थे, एक IBM का था और एक गूगल वाला था। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर द बेस्ट, गूगल वॉज द बेस्ट इन द मार्केट। मैंने कहा चलो गूगल से स्टार्ट करते हैं। तो गूगल से मैंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि दे वेंट फ्रॉम 0 to 100, मतलब वो लोग ने हर चीज़ बताई उसमें।
सो उन्होंने थियरी फर्स्ट शुरू के 2-3 कोर्सेज में वो लोग ने थियरी की, फिर बाद में वो लोग सीक्वल में चले गए। उन्होंने कहा कि सीक्वल इज़ अ लैंग्वेज दैट यू यूज़ टू क्वेरी डेटाबेसेस। तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस का पता चला, फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस जैसे नो सीक्वल जिसमें जेसॉन फाइल सेव होती है, ये यहाँ पे CSV फाइल्स होती है, तो ये सब चीज़ों का पता चला। सीक्वल में फिर सीक्वल सीखना मैंने शुरू की और फिर सीक्वल सीखते गया और फिर मैं सीक्वल सीखता रहा। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने कहता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन सीक्वल मैंने वहाँ पे सीखी। फिर वो लोग R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके विजुअलाइजेशन करते थे, तो उन्होंने फाइनल जो प्रोजेक्ट बनवाया था मुझसे तो R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर था। तो यहाँ पर ये हुआ कि अब आई केम इन टू अ फील्ड विच इज़ टोटली डिफरेंट। जब मैंने कहा कि जब मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है, वाई नॉट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। फिर मैंने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। सऊदी में मैंने कई जगहों पर अप्लाई भी किया, कुछ जगहों पर इंटरव्यू भी हुआ। फाइनली मेरा सिलेक्शन फिर लूसिड मोटर्स में हुआ, PIF में, बेस्ड ऑन दी क्वालिफिकेशंस। और जो अब आप देखें कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड। बिल्कुल, अल्लाह ने बस रास्ते बनाए और फिर मैं इस काबिल नहीं हूँ, अल्लाह देने वाला है। बस अल्लाह ने रास्ते बना दिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाएगा। तो फिर मुझे उस बुनियाद पर फिर मुझे यहाँ पर ऐसा जॉब मिली। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लूसिड मोटर वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी आप कह सकते हो, और जिस तरह से आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, प्लानिंग करते हो सेल्स वगैरह की, ऑब्वियसली उसमें आप काम कर रहे हो। जी। तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है लूसिड मोटर के। अच्छा, इट वाज अगेन ये मेरे लिए एक टोटली डिफरेंट चैलेंज था। ओके। और एक टोटली डिफरेंट फील्ड, जहाँ पर ये हो रहा था कि अब मैंने लिफ्टों को देखते देखते अब मुझे देखना था गाड़ियों को। ओके, सडनली द होल थिंग चेंज। डेटा वही है, काम वही है, बिल्कुल बस अब मैट्रिक्स चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल अगर इसी तरह से अगर आप IT में काम करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ पर ISO 27001 वो स्टैंडर्ड होता है, वो फॉलो करना होता है। और फिर अगर आप इस जगह पे आ जाएंगे, इट्स अ टोटली डिफरेंट। यहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम लिफ्ट, कस्टमर नंबर और ये सब चीज़ें देखते थे, और यहाँ पर ये हो गया कि हम गाड़ी का विन, ठीक है, ओके। विन नंबर जो होता है गाड़ी का, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस। ओके, तो अब कॉलम्स में कस्टमर के डिटेल्स थे पहले, अब कॉलम्स और कस्टमर डिटेल्स की जगह अब गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस आ गए। ओके, ठीक है, अब कस्टमर के डिटेल्स, अगर गाड़ी किसी ने खरीदी तो उसके साथ एक कस्टमर नंबर जुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो डेटा वही है, शीट वही है। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे है, अब यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन करें, अब यहाँ पर हमें सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी है। यहाँ पर काम मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाड़ियाँ होती है, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग एनालिस्ट, मतलब कि सेल्स गाड़ियाँ कितनी बेचनी है, ऑपरेशंस गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास, ओके, और प्लानिंग कितनी आपको मंगवानी है। ओके, सेल्स, ऑपरेशंस, प्लानिंग, एनालिस्ट। अब इसमें एनालिस्ट का काम ये है कि सबसे पहले अगर आपको सेल्स करनी है, अगर आपको गाड़ियाँ मंगवानी है, अगर आपको इन्वेंट्री चेक करनी है, तो आपको पहले एनालिसिस करना होता है कि आपकी इन्वेंट्री क्या है। अगर आपके पास इन्वेंट्री कितनी हो तो आप उसके बेसिस पर प्लान कर सकते हैं कि आपको टारगेट कितना अचीव करना है। फर्ज करें आपके पास 1000 आपका टारगेट है, ओके, आपको अब ये 1000 टारगेट साल के आखिर तक आपको कंप्लीट करना है इतनी गाड़ियाँ बेचने का। बिल्कुल। तो अब आपके पास इन्वेंट्री कितनी है आपको वो देखनी होती है। ओके, ठीक है, इन्वेंट्री भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जो बिक गई, इसमें गाड़ियाँ कई किस्म की होती हैं। वो गाड़ियाँ जो क्या कहते हैं, सेल्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होती हैं। ओके, वो गाड़ियाँ जो बेचने वाली होती हैं। वो गाड़ियाँ जो डेमो के लिए है लेकिन फिर भी बेच सकते हैं। गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव वाली होती हैं, मोबाइल सर्विस वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो इट्स अ ट्रिकी थिंग। तो अब यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री आपको चेक करनी है, और हर एक इंसान के लिए अपनी इन्वेंट्री अलग है। ओके, वो कहता है अगर आप मोबाइल सर्विस वाले के पास चल जाओ, उसने कहा मेरी इन्वेंट्री कितनी है, उसकी इन्वेंट्री होगी 25 गाड़ी, मेरे पास 25 गाड़ी है। ओके, हम सेल्स वालों की इन्वेंट्री वो होती है जो हम कस्टमर को बेच सकते हैं। तो हमें पहले ये इन्वेंट्री निकालनी है, कितनी इन्वेंट्री निकाली। फ़र्ज़ करें हमारे पास 200 गाड़ियाँ पहले से पड़ी हुई है, 1000 बेचनी है, आपको 800 गाड़ियाँ मंगवानी है। ओके, ठीक है, हाँ, ओके, समझ आ गई। तो अब आप पहले अपना एनालिसिस करेंगे कि कितनी गाड़ियाँ आपके पास है। एनालिसिस तो आपने कितनी टोटल गाड़ियों का कर लिया। अब आपको वो गाड़ियाँ चूज़ करनी है जो सऊदी के मार्केट में बेच सकते हैं आप। ओके, अगर आप इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, जब मैं इंडिया गया, क्योंकि जब मैं फील्ड में काम करने लगा तो मुझे समझ आई कि हर मार्केट में गाड़ियों की डिमांड अलग है। ओके, इंडिया में रेड, ब्लू, कभी कभी ग्रीन, कभी येलो, इस तरह की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। ब्लैक और वाइट नज़र ही नहीं आती। लेकिन सऊदी की मार्केट में ब्लैक और वाइट गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी आपको। ओके, इट वॉज अ टोटली न्यू डिस्कवरी फॉर मी। मैंने एक अलग लेंस से देखना शुरू किया। तो अब यहाँ पर आपको वो गाड़ियाँ चूज़ करनी है, कहने का मतलब कि जो गाड़ियाँ आप सऊदी में बेच सकते हैं। ठीक है,
अब हमें उस हिसाब की गाड़ी की इन्वेंट्री उतनी मेंटेन करनी है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक कस्टमर आ जाए जिसको 40 गाड़ी चाहिए, बिल्कुल। अब आपकी इन्वेंट्री सडनली 40 गाड़ी कम होगी जो आपने प्लान की Plan थी, की, तो आपको इस चीज़ का भी ट्रैक रखना होता है। ओके। ठीक है, ये हो गया प्लानिंग वाला पार्ट। अब जब आपके पास ये ट्रैक रखने का सिस्टम पूरा पक्का हो गया, तो अब क्या करेंगे, आप अपने नई गाड़ियों का ऑर्डर प्लेस करेंगे ओके। कि हमें इतनी नई गाड़ियाँ ऑर्डर करनी है। आपको एक विंडो दी जाती है फैक्ट्री की तरफ से, आपको फैक्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और आपको एक विंडो दी जाती है, इतनी विंडो में आपको गाड़ियाँ ऑर्डर करनी है। ओके। कुछ कंपनीज 6 महीने की विंडो रखती हैं। टोयोटा आई थिंक उनका टैग टाइम 2 हफ्ते है शायद। वो लोग बहुत माहिर हो चुके हैं इस चीज़ में। टोयोटा हैज़ बीन इन द फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम और टोयोटा इज़ द बेस्ट इन दिस। वो उनको लाखों गाड़ियाँ ऑर्डर करनी होती एंड दे हैव बिकम सो गुड दैट 2 हफ्ते काफ़ी हैं गाड़ी को बनाकर भेजकर यहाँ कस्टमर के सामने पेश करने के। 2 हफ्ते या 2 महीने, आई डोंट रियली रिमेंबर, किसी ने मुझे बताया था टोयोटा वालों ने। तो दिस इज़ द थिंग, यू प्लान, फिर आप इन्वेंट्री चेक करेंगे और आप कितनी सेल होनी है वो आपको उस हिसाब से नंबर्स पेश करना है। और ये जो नंबर्स आप पेश करेंगे माइंडेड, ये सीनियर मैनेजमेंट को जाएगी और सीनियर मैनेजमेंट के साथ साथ ये अभी क्योंकि लूसिड स्टॉक एक पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं इट विल गो टू दी क्या कहते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, Okay. NYSE। जो ये सब चीज़ें, ये एनालिसिस एक एनालिस्ट जो बैठकर कर रहा है, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि अब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डिसाइड करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक आप रोड मैप बता सकते हो, मतलब कि जिसने डाटा एनालिस्ट बनना हो, जी, जैसे आपने एक रोड मैप पकड़ा होगा, यार ये चीज़ें मैं करूँगा ना, एक डाटा एनालिस्ट बन जाऊँगा, और साथ साथ वो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे थे कंपनी के अंदर, ऐसे ही है? आप एक रोड मैप बता दें कि आपने सिर्फ गूगल सर्टिफिकेशन ही की है कि इसके अलावा भी कुछ किया हो? अच्छा, अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो उस वक्त मेरे पास गूगल सर्टिफिकेशन ही था और मार्केट में इतनी नॉलेज नहीं थी। 2019 की बात करूँ, 2019-2020 की बात करूँ, उस वक्त मार्केट में ना इतनी नॉलेज थी, ना इतना बूम था, ना इतनी लोगों में समझ थी कि इतना कि हमें डेटा एनालिस्ट बनना है। अब क्योंकि अचानक से एक बूस्ट आया, एक बूम आया है, तो मार्केट में अचानक से इस चीज़ों की डिमांड हो चुकी है, जबकि गूगल बहुत पहले से इस चीज़ की तैयारी कर रहा था। तो उस वक्त के लिए गूगल का सर्टिफिकेशन वुड हैव बीन सफिशिएंट। आज की मार्केट में नो, आज की मार्केट में आपको गूगल सर्टिफिकेशन भी चाहिए, ओके, प्लस आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चाहिए। और डेटा एनालिस्ट की इतनी ट्रिकी जॉब है कि आपको हर मार्केट के लिए एक अलग स्पेसिफिकेशंस चाहिए। ओके, मैं क्योंकि सेल्स में था मित्सुबिशी में, ओके, तो उन लोग को एक सेल्स वाला आदमी चाहिए था जो प्लानिंग भी कर सके, स्ट्रैटेजाइज भी कर सके, फिर से विजुअलाइज भी कर सके। तो उसके बेसिस पर मुझे यहाँ पे सेल्स में मिली। ओके, इफ देयर समवन फ्रॉम मार्केटिंग, अगर कोई मार्केटिंग में होता है तो इट्स अ मोर ट्रिकी जॉब। अब मार्केटिंग में इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, आपको मार्केट एनालाइज करना है, ठीक है, मार्केट की ट्रेंड्स क्या चल रही हैं आपको वो चेक करना है। अगर आप आईटी वाले एनालिस्ट की बात करें तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, साइट पर कितनी विजिट्स हो रही हैं, ठीक है, कितना डाउन टाइम है आपके सिस्टम का, और इस तरह की चीज़ें होती है, फिर कौन से स्टैंडर्ड्स आप यूज़ करें। सो आज के लिए आपको ये करना होगा कि पहले अपनी फील्ड डिसाइड करनी है। ये गूगल सर्टिफिकेशन या इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन आपको करना ही करना है, ओके, नो अदर चॉइस। इसमें आपको एक अच्छा खासा पिकअप मिल जाएगा, आपको एक बूस्ट मिल जाएगा कि आप जॉब रेडी हो जाएंगे, लेकिन यू वोंट बी 100% रेडी। मतलब आप कह दें कि 50% रेडी, और बकाया जो है उसके बाद आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और सिर्फ एनालिस्ट पर रुकना है या नहीं रुकना है, दैट्स अनदर स्टोरी। क्यों? क्योंकि फील्ड बहुत आगे बढ़ चुकी है। एंड डेटा एनालिस्ट अगर आप बन गए तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इसी में रहना चाहते हैं, ओके, आर यू हैप्पी डूइंग दिस, या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो देयर इज डेटा इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, एंड इट्स अ फुल साइंस, देयर इज़ अ फुल साइंस बिहाइंड इट। सीक्वल में आपको अच्छा होना आता है, और आपको सीक्वल के अलावा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ी पाइथन वगैरह आनी होती है, मगर नॉट दैट मच। ज़्यादातर आपको पाइस्पार्क सीक्वल चाहिए। इस तरह की अगर 2-3 चीज़ें आपको पता हो तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको पहले देखना होगा कि वो मार्केट में चल क्या रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड योर ओन रोड मैप आफ्टर दैट। दैट्स ग्रेट। सऊदीया में अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस चीज़ में ज़्यादा नज़र आ रही हैं? सऊदीया में अगर आप लिंक्डइन खोलेंगे और लिंक्डइन में सर्च बार में जाएंगे, डेटा एनालिस्ट लिखेंगे, फिर उसके फ़िल्टर्स में अगर आप फ़िल्टर डाल देंगे सऊदी अरेबिया वाला फर्स्ट ऑफ ऑल,
और फिर न्यू जॉब्स वाला। तो आपको हर रोज़ या आपकी जैसा भी आपकी वो रिक्वेस्ट डाली हुई है उसके बेसिस पर आपको ईमेल्स आएंगे। मुझे डेली ईमेल्स आते हैं, मैंने अलर्ट लगाई हुई है, तो मुझे डेली एटलीस्ट 100 और 50 जॉब्स की, मुझे न्यू जॉब्स की ईमेल आती है। और ईमेल जब आती है तो उसके अगर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई ना करूं तो उसमें ऑलरेडी 100 एप्लीकेशन आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं। इट डिपेंड्स अगेन कि आपको क्या मिलता है, क्या नहीं, आपका नसीब में क्या है। और कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि मतलब ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है? कोई आपने सोचा हो कि यार ऐसे भी किया जा सकता है जिस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ आई है लिंक्डइन के ऊपर, डायरेक्ट अगर बंदा कंपनी में जाके कह दे कि मैंने अप्लाई किया था, कैन यू टेक माय इंटरव्यू, समथिंग लाइक दिस? अच्छा, तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटी सी डिस्कवरी मैंने की है इस दौरान। एक बुक है जिसका नाम है व्हाट्स द कलर ऑफ योर पैराशूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1976 में लिखी थी भाई ने, अमेरिकन ने। वो बुक के अंदर जो बेस उन्होंने बताया है, आज भी आई थिंक द बेस इज़ द सेम। बेस ये है कि देयर इज़ अ ट्रायंगल। एक जॉब रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए सर्च किया जाता है, फिर वो जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट होती है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर बंदा सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये है हायरिंग मैनेजर की स्टोरी। ठीक है, आपकी स्टोरी टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये होता है कि हायरिंग मैनेजर जब उसने जॉब पोस्ट की तो उसने 6 लेवल्स उसने पार किए। पहला लेवल की उसने जॉब रिक्वायरमेंट डाली, उसे तकलीफ हो रही है, एक पेन पॉइंट है उसका, उसके पेन पॉइंट पूरा करना है। तो पहला काम उसने ये किया कि वो आसपास अपने लोगों को ढूंढता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बहुत सारी जॉब्स आती नहीं हैं और बहुत सारी फिल हो जाती हैं। अब अगर फर्ज करें उसे बंदा मिल गया यहाँ पे, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं। ही वुड फाइंड समवन फ्रॉम हिज ओन सर्कल, फिल द जॉब रिक्वायरमेंट एंड दैट्स इट। जब उसको यहाँ पर कोई ना मिला तो वो क्या करेगा? वो HR के पास जाएगा, HR से अप्रूवल लेगा इस चीज़ की, और फिर वो इसकी जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फिर से पोस्ट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर इंटरव्यूज़ होंगे, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ के बाद फिर आपको चांस मिलेगा कि वहाँ पर इंटरव्यू दो, अगर कंपनी ने आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया तो ये है एक्चुअल जो हमें देखनी चाहिए। जो जॉब सीकर होता है उसके लिए उसे ये लगता है कि ये जो लास्ट हमने देखा है दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर उसने 10 का इंटरव्यू लिया, उसे बहुत पहले एक बंदे से उसने इंटरव्यू लिया था, उसको पसंद आ गया, ही वुड हायर हिम। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको ये स्टेप तो आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप ये कि आप अपनी मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। ठीक है, यू स्टार्ट पोस्टिंग स्टफ रिलेटेड टू लिंक्डइन। इससे ये रिलेटेड टू योर डेटा एनालिसिस, इससे फ़ायदा ये होता है कि नाउ यू आर शोइंग योर एक्सपर्टीज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब आपके पास ज़रूरी ना हो कि किसी के कोई कनेक्शंस हो, किसी के पास से कुछ वो हो, ये हो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह से कोई, आप इतने फॉर्चुनेट हो नहीं सकते या हो भी सकते हैं। इससे ये होगा कि अब आपके पास एक एक्सपोजर हो जाएगा मार्केट का। बिल्कुल, यू रेगुलरली स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। उससे ये होगा कि यू बिकम डिस्कवरेबल। जब एक HR वाला जाकर डेटा एनालिसिस लिखे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए। जब आपने अच्छे खासे पोस्ट किए होंगे, लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर इस तरह से करते हैं, एंड आपकी मार्केट में थोड़ी बहुत पहचान बनती है, तो उसके बाद अगर वो कोई रैंडमली किसी को ढूंढ रहा है, एंड दैट्स द लास्ट लेवल, तो अगर आप उसे नज़र आ गए, पसंद आ गए, दैट्स वन थिंग कि आपको मिलेंगे। सेकेंड चीज़ ये कि आप मार्केट में जितनी हो सके अपनी पहचान बनाएं, एंड दैट्स वेयर दिस पार्ट कम्स इन। कि जॉब रिक्वायरमेंट आई, किसी तकलीफ हुई, उन्होंने अपने सर्कल में मालूम किया। अगर आपका सर्कल उनके सर्कल से कोइंसाइड करता है, यू माइट बी एग्जैक्टली। ऑब्वियसली अगर हम सऊदी अरबिया में मौजूद है, यार हम इंडिया में तो है नहीं कि यार कोई फैमिली मेंबर हो, इस तरह से कुछ बंदा लिंक्स निकाल ले, लेकिन एक कम्युनिटी अगर बनी हुई है, किसी को सपोर्ट कर सके किसी चीज़ के लिहाज से, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है कि यार आप प्रदेश में है तो वो सबसे बेस्ट है कि आप किसी ना किसी की हेल्प कर सको किसी ना किसी तरीके से। उसमें ये नहीं है कि यार ये बंदा पाकिस्तान से है या इंडिया से है, ये चीज़ नहीं उस वक्त उसको सोचनी चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि यार वो बंदा अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, किसी ना किसी तरह उसको सपोर्ट किया जाए। खैर ये है कि अच्छा, इंटरव्यू का कोई तरीका आपको माइंड में हो कि यार यहाँ पे इंटरव्यू कैसे लिया जाता है? अच्छा, अब अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द जॉब रोल। जो मेरा जॉब रोल था, जब मुझे यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया, उसमें रिक्वायरमेंट थी एक्सेल की। सेकंड, आपको सेल्सफोर्स आना चाहिए। सेल्सफोर्स वाज ओवरलुक इन माय केस। वो लोग ने सेल्सफोर्स को ओवरलुक कर दिया था। क्यों?
क्योंकि सेल्सफोर्स उनका CRM सिस्टम था, लेकिन दे वांटेड समवन टू स्टार्ट एंड लर्न ऑन द गो। तो मैंने सेल्सफोर्स वहाँ पर लर्न किया। तो होता ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो उनकी अगर जॉब रिक्वायरमेंट में आपकी स्किल्स कोइंसाइड हो जाएं एटलीस्ट 2 और 3, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं मोस्टली दे आर विश लिस्ट कि हमें बंदे में ये चीज़ें चाहिए। इट्स नॉट कि ऐसा हर बंदा परफेक्ट होता नहीं है, 100% किसी के पास होता नहीं है। तो आप 2-3 स्किल्स आप पक्के रखें अपने। सीक्वल, मेरे पास रिक्वायरमेंट थी सीक्वल की, टैब्लू की, एक्सेल की, सुपर इम्पॉर्टेंट। तो उसके बेसिस पे इंटरव्यू लिया गया। सेल्सफोर्स की रिक्वायरमेंट थी लेकिन दे ओवरलुक्ड इट, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर ये 3 कर ले, अगर ये ऑन द जॉब सीख ले तो इट विल बी गुड। उसी तरह से अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव सम स्किल्स दैट कोइंसाइड विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर बात बन सकती है एटलीस्ट 80%। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या आपकी जो आपने एजुकेशन की या ग्रेजुएशन की है जिस फील्ड में, वो आपके करंट काम से टोटली डिफरेंट है, उसने कोई इफेक्ट डाला आपके एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास एक सब्जेक्ट था M1 M2, ओके, विच इज़ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, ओके, और प्रोबेबिलिटीज़। ओके, ये 3 सब्जेक्ट से बहुत तकलीफ से, बहुत तंगी से हमने पास किया। भाई ये जान छूटे, साला समझ ही नहीं आती इसे इम्प्लीमेंट किधर करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज जब डेटा साइंस में मैं एंटर कर चुका हूँ तो मुझे पता चला कि दीज आर एक्चुअली रिक्वायर्ड हियर। एग्जैक्टली। हमें अगर वहाँ बता देते तो पहले ही आ जाते। तो फॉर एग्जाम्पल नेव बेस्ड थ्योरम होता है, मशीन लर्निंग में नेव बेस्ड थ्योरम है, विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न क्या होता है? कस्टमर चर्न होता है जब आपकी वेबसाइट पर कोई आए और उन्होंने आपसे सर्विस ली, सर्विस लेने के बाद व्हाट आर दी चांसेस ऑफ दिस गाय स्टेइंग हियर और लिविंग। ठीक है, तो कस्टमर चर्न रेट 40% 30%, मतलब वो आपकी सर्विस लेंगे फिर उसके बाद या तो उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे उसको। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट थियरम है जो आपको प्रोबेबिलिटी यूज़ करके आपको ये बताएगा कि कितने कस्टमर्स आपके पास, फर्ज करें 10-15 कस्टमर की लिस्ट है, और रियल वर्ल्ड में तो हज़ारों कस्टमर की लिस्ट होती है। आप STC में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको ये बताना है कि आप वहाँ के मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, आपको ये टास्क दिया जाएगा कि आप इनमें से कितने कस्टमर्स हमारे पास रहेंगे साल के आखिर तक, ये चीज़ आप डिसाइड करो डिस्पाइट द क्या कहते हैं सिचुएशन। तो ये जो हमने वहाँ पे पढ़ाई की थी, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद दिस, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड तो आपके लिए तो फिर ज़बरदस्त, इट विल बी अ रिकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छा रिकॉल भी कर सकते हैं, प्लस आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ें कॉमन जो मुझे नज़र आई वो ये हैं कि वहाँ पर जो पढ़ाई की थी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि डिग्री आपके पास कोई भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि उस फील्ड में आपने कितनी देर उसमें काम किया। जैसे आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मोर देन मेरा ख्याल है 12 years in total, बट लेकिन 6 years डेटा साइंस। सो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने सर्टिफिकेशन सिर्फ गूगल की नहीं की हुई, कोर्सेरा वगैरह की भी काफ़ी सर्टिफिकेशन की जी, जो कि आपने लिंक्डइन पे जी मेंशन जी किया। जी जी जी। इसके अलावा अगर बात करते हैं मिसाल के तौर पे आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, जी, जी। तो यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह का क्या सीन है, कितने एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं? अच्छा, ये क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, तो आई वुड से दैट इंडियन्स आर लोकेशन डिपेंडेंट और पाकिस्तानी आर लोकेशन इंडिपेंडेंट। क्यों? इंडियंस को मजबूरी उनकी ये है कि उनको इंडियन स्कूल में ही पढ़ाना है, और वो इंडियन स्कूल सब रियाद में मलस के अतराफ़ है। तो अगर आप जिद्दा में चले जाएँ तो आपको अजीज़िया के तरफ सब इंडियंस नज़र आएंगे, रियाद में आपको मलस के तरफ नज़र आएंगे। मलस में आपका इंडियन स्कूल हो गया, आपका अलियास्मीन स्कूल हो गया, एक नया स्कूल खुला है ड्यून्स, तो सब आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपको आ जाएगा, अगर आप बच्चों की फ़ीस कहें तो डिपेंड्स अगेन, अगर आप इंडियन स्कूल में पढ़ाते हैं इट विल बी एक्सट्रीमली लो प्राइस, बट क्वालिटी भी इस तरह की होगी। आप थोड़ा और प्राइवेट स्कूल में जाएं तो यास्मीन स्कूल हो गया, आलिया स्कूल हो गया, इसमें बच्चे कम होते हैं, थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, मतलब 100 200 300 रियाल ज़्यादा, लेकिन इट विल बी बेस्ट। तो इट डिपेंड्स, तो रेंज है 350 रियाल नहीं 550 रियाल पर मंथ से लेके 1,500-2,000 जो कुछ भी आगे, तो ऑन एवरेज आप 700 रियाल पकड़ के चलें। तो इंडियंस के लिए ये है, पाकिस्तानियों का मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तानियों को काफ़ी वो लोग इंटरनेशनल स्कूल्स में डालते हैं,
एंड सिंस आपके पास उर्दू मीडियम एक है, एक इंग्लिश मीडियम एक है। इंग्लिश मीडियम होता है सुलेमानिया में, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं दे प्रिफर सुलेमानिया, और जो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम पढ़ाते हैं दे प्रिफर शमेसी। तो उनकी फ़ीस का तो मुझे देखना है, लेकिन स्कूल की तकरीबन आप 700-800 रियाल। तो ये किस क्लास के बच्चे के कि 10th तक यानी कि मैट्रिक तक इतनी फ़ीस रहेगी कि विद द टाइम इंक्रीज़ भी होती है? LKG टू फर्स्ट एक उनका फ़ीस होता है, हर स्कूल की अलग अलग है वैसी, लेकिन नॉर्मली जो क्या कहते हैं इकोनॉमिकली क्या अपनी जेब के लिए आसान जो स्कूल्स हैं, उसमें ये होता है कि LKG से लेके फर्स्ट तक उनकी एक फ़ीस होती है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक एक फ़ीस होती है, एंड द डिफरेंस इज अराउंड 50 to 100 to 200 रियाल्स। जब आप 12th में आ जाएंगे इट वुड बी अराउंड 200 रियाल डिफरेंस, दैट्स इट। ओके, दैट्स ग्रेट। लिविंग एक्सपेंसेस अगर फैमिली के साथ है, और कौन सा एरिया आपको लगा है कि यार यहाँ पे कौन सा एरिया फैमिलीज वाला है जहाँ पे बंदा रह सकता है? ओके, अगेन अब जेब के मुताबिक है, जेब के मुताबिक वही। अगर आप सेंट्रल रियाद में रहते हैं, जो है मलज़ सुलेमानिया, वहाँ पर रेट चल रहा है नॉर्मली अभी घरों का 2 कमरे 40,000 रियाल। ओके, 2 कमरे 40,000 पर ईयर? पर ईयर, हाँ पर ईयर। विद इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? नहीं, सेपरेट है, सेपरेट। 2 कमरे 40,000 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर। मगर ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप साल भर की एवरेज निकालें तो 100 से 200 रियाल आती है, पूरे साल भर की अगर आप एवरेज निकालें। और प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शन भी होता है कि आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं पर मंथ, एग्जैक्टली जी आपको जितनी चाहिए। अगर आपको 100 देनी है तो 100 आप लगाकर आप इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑन एवरेज 100 to 200 आप इलेक्ट्रिसिटी के पकड़ें पर मंथ। और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो अराउंड 300 पर मंथ है। ओके, ठीक है। और रेंट आप पकड़ लें, अगर 40,000 का मतलब होता है तकरीबन 3,500। 2 कमरे 3,500 महाना, तो 3,500 पकड़ लें, तो 3,500 डिपेंडेंट आप लगा लें आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। एक डिपेंडेंट महीने के 400, तो 3 डिपेंडेंट महीने के 1200 3,500 हाउस की। स्कूल की फ़ीस एक 2,000 पकड़ लें अगर आपके 2 बच्चे हों तो, क्योंकि सिर्फ स्कूल की फ़ीस नहीं होती, लाना ले जाना भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के मिला लें तो 1,500 अगर आप स्कूल में दे रहे हैं तो 500 आप ट्रांसपोर्टेशन के देंगे, तो 3.5 पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी 100-200, 3,700, 1,200 डिपेंडेंट। फिर उसके अलावा और क्या है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? खाने पीने का, फूड का आप डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। अगेन कुछ लोगों की बहुत कम होती है, वो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाते और ज़्यादा निकलते नहीं है घर के बाहर, तो उनकी होती है तकरीबन 2,000 रियाल। बिल्कुल घर का ही खाना है, हमें बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलना है, कुछ नहीं, तो तकरीबन 2,000 रियाल। कोई थोड़ा बहुत बाहर भी खाना चाहते हैं, एंड अगेन आप कहाँ जाते हैं दैट डिपेंड्स। अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे इट विल बी हायर, सो अगर आप बाहर भी खाते हैं तो इट शुड बी 3,000 to 4,000। तो आप देखें अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10,000 तक आपके बच्चे अगर 2 बच्चे हैं, हाँ, देन आप देख सकते हैं कि 10,000 में हैंड टू माउथ। एग्जैक्टली। और पेट्रोल और गाड़ी वगैरह इसका अलग हिसाब है। अच्छा, अगर बात की जाए मिसाल के तौर पे एवरेज सैलरी, आपको तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन हम बात करेंगे जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है जी, यानी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सऊदी मार्केट से सैलरी? अच्छा, एक्सपैट्रिएट सऊदी नहीं ना, सऊदी नहीं, अच्छा एक्सपेक्ट। एक्सपैट्रिएट। अगर किसी का 5 साल के एक्सपीरियंस है, मैं तो ये कहूँगा कि उसकी अराउंड 15 to 22 ये रेंज होती है। इसके बीच में कहीं उसको लगता है तो दैट विल बी ग्रेट। अगेन फिर आप अपने आप को किस तरह से मार्केट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। 5 साल के एक्सपीरियंस इससे भी कम में काम कर रहे हैं, लेकिन सम वर्क अबव दिस, तो दे आर पीपल। आप तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, तो 15 to 22 इज द रेंज वन शुड टारगेट, आई वुड से। ओके, दैट्स ग्रेट। और थोड़ा सा आप बता सकते हैं मतलब कि सऊदीलाइजेशन ये वैसे तो हर कंट्री में ही होता है कि वो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वो अपने लोगों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। जी जी। लेकिन आपको क्या थोड़ा सा लगा है इस लिहाज से? मेरे नॉट पॉलिटिकल, मतलब कि एक जेन्युइन आप कोई आंसर दे सकते हैं। मतलब अच्छा। क्या आपको लगता है सऊदी मार्केट में एक्सपर्ट्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या विद द टाइम आपको डिक्रीज होती नज़र आ रही हैं, या क्या सिनेरियो? विजन 2030 आपको, अगर आपको एक्चुअली जानना है कि आगे क्या होना है, तो आपको विजन 2030 के ऊपर अपना वो, क्योंकि लोग ने बिल्कुल ओपन और पब्लिक कर दिया है बात को।
2030 में उनको क्या चाहिए, इनको इनके लोग काम करते हुए नज़र आना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड इफ़ यू गो टू द वेबसाइट pr.com.sa, जहाँ पर ये लोग ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है एंड दे हैव गिवन 8 pathways फॉर एक्सपैट्स टू बिकम साउदीज। ओके। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल हु हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स, ठीक है, और दे आर इन्वेस्टर्स। ओके। आप एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आ रहे हैं, सऊदी इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम फॉर यू। ओके। अगर आप एक जॉब के माइंडसेट से आ रहे हैं तो आई वुड से वेरी लिमिटेड। ओके। सऊदीज़ेशन जाहिर सी बात है, अगर हमारी कंट्री हमें सपोर्ट करती होगी, हम अपने लोगों को अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो ये इनका हक है, टोटल हक है, और ये इनकी मर्जी है। तो आप अगर यहाँ पे जॉब्स के माइंडसेट से आ रहे हैं तो इट वुडंट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्योंकि इन दी एंड आपको जब तक आपका रिस्क है जब तक चलता रहेगा। लेकिन द गुड थिंग इज जब आप यहाँ आते हैं तो यू हैव एन अपर हैंड ऑफ हैविंग अ बिट मोर, नहीं 4 to 5 times more what you get in back home। तो आप वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में जो मिलती है उससे एटलीस्ट 5 times आपको ज़्यादा मिलती है। आप ये 10,000 का खर्चा साइड में रखें, अगर आप 15,000 की जॉब लेते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है, एंड दैट्स वेरी गुड। आप ऑस्ट्रेलिया का PR अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे माशाल्लाह से, वो काफ़ी यहाँ पे टाइम से थे, मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का PR अप्लाई कर लिया। इत्तेफाक ये हुआ कि सऊदीज़ेशन से उनकी जॉब चली गई। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो इन्होंने इतने पैसे बचाए थे उन्होंने नौकरी पे रहते हुए PR अप्लाई कर लिया, एंड उनको PR भी मिल गया, एंड ही लेफ्ट फॉर, उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि जॉब रहे या ना रहे। सो सऊदी शुड बी ट्रीटेड एज ए स्टेपिंग स्टोन। अगर आप अब आ रहे हैं 2024 में, ट्रीटेड एज ए स्टेपिंग स्टोन। पैसे जमा हो, ये वो हमारे वालिदैन के टाइम का सऊदी नहीं है जहाँ पर आप आते थे। हमारे वालिदैन, किसी ने कहा है अच्छी सी बात कि खारजी का बेटा खारजी होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। हम खारजी है तो खारजी के बेटा खारजी। तो उनकी थिंकिंग ये थी कि हम कुछ कमाएंगे और वापस जाएंगे। हुआ ये कि वालिद साहब हमारे 40 साल तक यहाँ कमाते रहे, फिर उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं। तो हमारे साथ भी वही होने वाला है इन दी एंड। सो नॉट इन अ बैड वे, बट आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, कीप इन माइंड के ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इट्स वेरी वैल्यूएबल। अभी यूरोप में बहुत चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में चांसेस बन रहे हैं, तो यू शुड ट्रीट दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन, नॉट योर फुल क्या कहते हैं, आप यहाँ 100 सऊदी में रहने के लिए नहीं आए, ये आपका घर नहीं है। इन्होंने कभी आपको वादा नहीं किया था कि आपको पासपोर्ट देंगे, तो आप अपना रास्ता खुद चुन लें और इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट किस तरह का होता है? आपको कितने एक्सपेक्ट्स नज़र आए हैं, कितने सऊदीज़? अच्छा, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ टाइम से रह रहा हूँ। तो मैं अपने वालिद साहब के ऑफिस को जाता था, हम लोग टोयोटा में मेरे वालिद साहब काम करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। तो उस वक्त ये होता था कि जब भी मैं टोयोटा में जाता था तो पूरे एक्सपैक्ट्स नज़र आते थे, सऊदी एक कहीं नज़र आ गया तो बस इस तरह से। अब माहौल ये है कि अब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप एक या दो, आप इक्का दुक्का नज़र आएंगे। आप मेरे ऑफिस में सिर्फ एक हमाद भाई इंडियन है, वो मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ, बस दैट्स इट। तो अब आप यहाँ से समझ लें कि कितने चांसेस हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी ज़्यादातर सऊदीज़ नज़र आएंगे हर ऑफिस में, आप किसी भी चले जाए, किसी भी ऑफिस में चले जाए, अनलेस कि उनको एक्सपैट्रिएट्स की ज़रूरत है, वरना तो वो लोग सऊदीज़ ही आ रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे यूरोप में हैं, कुछ लोग यूरोप से मेरा चैनल देखते हैं, USA। अच्छा, वो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। यूरोप के जो लोग हैं, जैसा हमारे ऑफिस में थे, एक भाई हैं, वो उन्होंने UK की नेशनलिटी ले ली है माशाल्लाह से, तो वो इन दी एंड वो वहाँ से यहाँ आए हैं। अब हम जो हैं, हम हैं ग्रीन और ब्लू पासपोर्ट वाले, बिल्कुल। हमें चाहिए दूसरे कलर का पासपोर्ट, तो हमें पहला काम हमें ये होता है कि पासपोर्ट बदलना है। जिसके पास ये पासपोर्ट आ गया तो दे ऑलरेडी आर अ पार्ट ऑफ एन एफ्लुएंट कंट्री। अब आप इंडिया और पाकिस्तान में टैक्सेस देते हैं, वी डोंट गेट एनी रिटर्न फ्रॉम इट। यूरोप इसलिए जाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि हम जो टैक्सेस देंगे इन दी एंड हमारे बच्चों के साथ वो नहीं होगा जो हमारे साथ, जो तकलीफ हम उठा रहे हैं हमारे बच्चे ना उठाएं। तो वो लोग यहाँ इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि अब कनाडा में फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में यहाँ पे स्कूल में हमने पढ़ाई की है, वो कनाडा चला गया, वो कह रहा है कि बस मैं पासपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा पासपोर्ट आता है, मैं उसे PR मिल गया, ही वांट्स टू कम बैक। क्यों? वहाँ पर मसला ये कि आपको माहौल ख़राब मिलता है बच्चों का, बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाती है। फिर अगर एक बार आप उस तरह के माहौल में पले और बड़े हो जाएं तो उस वक्त आपके बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी
फिर आप दैट्स रिपेयरेबल, Exactly, वो आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो दे हैव अनदर फंडा। द गुड थिंग इज इफ दे लूज देयर जॉब हियर दे कैन गो बैक टू समथिंग बेटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है जैसे यूरोप का है या कनाडा का, उनको ज़्यादा प्रेफर भी ये सऊदीज़ करते हैं, आप कह सकते हैं ना। आई डोंट नो, मुझे ये पता था कि 2015 तक ये चीज़ की थी। आफ्टर दैट आई हैवंट सीन मच। शायद मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री करूंगा, लेकिन आजकल वो माहौल नहीं रहा, नहीं रहा, ठीक है। और आजकल वो बात नहीं रही कि ये लोग अमेरिकन को प्रेफर करें। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो हायर कर लेती, लेकिन पहले ये होता था हमारे बचपने में, जब हम देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोगों को, जैसा कि खारजी को ला लिया 5,000 की सैलरी में, उससे ला लिया 40 की सैलरी में। तो आजकल ऐसा माहौल नहीं है अभी, बिल्कुल थोड़ा बदल स्किल के ऊपर है टोटली, स्किल और टोटली एक्सपीरियंस। स्किल एक्सपीरियंस। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अमानुल्लाह भाई का वैसे लिंक्डइन अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, मैंने चेक किया था कि अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो वहाँ पे जाके कर सकता है। जितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है और जितना डिटेल में ये गए हैं एज अ डाटा एनालिस्ट, आई वाज थिंकिंग बस ठीक है थोड़ा बहुत काम आता होगा, लेकिन बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि कितनी वास्ट फील्ड है ये। इन्होंने ATL की भी बात की है, AI में भी इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन उसमें हम डिटेल में नहीं गए। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है, और सेल्स और प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह आपने सारी जितनी जो आपने सीखा था उसको आपने रिलेट किया एज अ डाटा एनालिस्ट, और कितनी सारी चीज़ें आपने सीखी, और एक मिक्स एक्सपीरियंस है। और आपका मेरा ख्याल है उसमें रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। रियल एस्टेट नहीं, रियल एस्टेट मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह। हाँ नहीं, हाँ कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में आपका काम एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोटर्स के अंदर आपका वैसे एक्सपीरियंस है, लूसिड मोटर, और इसके अलावा एलिवेटर्स। तो थैंक यू सो मच। कुछ आप कहना चाहें अगर आप? कहना तो ये चाहूँगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। फर्स्ट आप दुआ करते रहें, दुआ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप दुआ कर लेंगे तो आपने खालिक से अपनी बात कर ली, और उससे आपने एक डीलिंग कर ली। इन दी एंड हम यहाँ पर हैं अपने खालिक की वजह से, हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उसने हमें इजाज़त दी है रहने की। तो पहली चीज़, आप अपनी दुआओं को मजबूत रखें। जब आपकी दुआएं मजबूत होंगी, आपके माँ बाप के साथ आपकी खिदमत अच्छी होगी, उसके बाद आपको अपनी मेहनत भी करनी होगी। पहले अपना ऊँट बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करो। तो आप अपनी तरफ से अपनी लर्निंग रोकेंगे नहीं, किसी पॉइंट पे आपको अपनी लर्निंग रोकनी नहीं है, आपको अपनी लर्निंग जारी रखनी है। आप चाहे वो आपका छोटा सा कम्यूट क्यों ना हो जाए, आपके घर से ऑफिस का, आपको उस दौरान आपके पास 20 से 40 मिनट होते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो या तो आप कोई पॉडकास्ट लगा लें, या फिर आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसमें अपना वक्त निकालें। तो लर्निंग अपनी जारी रखें, फिर अपनी कोशिश जारी रखें, रीच आउट करें लोगों को, और कहाँ बात बन सकती है कोशिश करते रहें। तो अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है। ये नहीं हो सकता है कि आप घर बैठे हैं, आपने कर लिया, और ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल आपको आसमान से आपकी जॉब तो नहीं आएगी। तो आपको कोशिश करते रहनी है और अल्लाह पे तवक्ल करना है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जिसने अल्लाह का तवक्ल, जिसने अल्लाह के ऊपर तक़वा हासिल किया, उसको अल्लाह ताला एक मखरज बनाए। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को खंगालेंगे तो आपको इस तरह के कई मोमेंट्स नज़र आएंगे जब आप को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और अल्लाह ने अचानक से आपके लिए रास्ता बना दिया। तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला कामिल अल्लाह पर यकीन रखें, वो आपको दे ही देगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इनकी तरह कंटेंट कोई और नहीं बना रहा है किंगडम में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई रियली लव्ड हिज कंटेंट। थैंक यू सो मच। चलिए।